स्नेह भारती के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर द्वारिका उनियाल। ये वाइस चांसलर इंचार्ज हैं आरवी यूनिवर्सिटी बैंगलोर के, और ये एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। तो हम इनसे हिंदी स्नेह भारती कार्यक्रम में बातचीत क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप मैनेजमेंट बिजनेस के प्रोफेसर हैं जी, तो हिंदी साहित्य से आपका क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। प्रोफेसर तो मैं बहुत बाद में बना, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना मैंने करीब 9 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, 1984 में। मेरे पिताजी को हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम था, जबकि वो भी एक माइनिंग इंजीनियर थे उदयपुर में, राजस्थान में। लेकिन वो काफ़ी कविताएं पढ़ते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, और बांग्ला साहित्य से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो काफ़ी बंगाली साहित्यकारों की किताबें जो हिंदी में जिनका तर्जुमा होता है वो लेके हमारे घर आते थे। तो बचपन से ही मैंने हिंदी को पढ़ना शुरू कर दिया था, और करीब 5वीं कक्षा में ही मैंने कंठस्थ कर ली थी मधुशाला, और स्कूल में जाके मैं सुनाता था अपने केंद्रीय विद्यालय जावरमाइस में। तो हिंदी लिखने पढ़ने से नाता बहुत पुराना है। मैनेजमेंट प्रोफेसर तो मैं रोजी रोटी के खातिर बहुत बाद बना, लेकिन हिंदी कविता सबसे पहले मैंने 1984 में 31 अक्टूबर को लिखी थी, इंदिरा जी की हत्या के बाद। और उसके बाद से स्कूल में करीब 10-11 साल, कॉलेज तक लिखता रहा। और फिर 2015 में जब मैं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रोफेसर था और आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ा रहा था, वहाँ से फिर से मैंने लिखना वापस से शुरू किया। और तो ये करीब 10 साल की फिर से मेरी यात्रा है, जो मैंने फिर से हिंदी साहित्य को लिखना, पढ़ना और समझना शुरू किया है। तो अभी मैं साहित्य के मामले में भी बहुत कच्चा हूँ, लेकिन यात्रा शुरू हो चुकी है, तो शुक्रगुजार हूँ। उनियाल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपके जीवन का बड़ा हिस्सा मॉडर्न स्टूडेंट्स के बीच में बीता है और बीत रहा है, बैंगलोर जैसे अर्बन सेंटर में, जो एक बहुत ही बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है हमारे देश का। तो यहाँ पर आप हमारे युवकों के साथ, युवतियों के साथ काम करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि हमारी अपनी भाषाएं, हमारा अपना जो साहित्य है, वो उसका कोई फॉलोइंग है आजकल के युवक युवतियों में? जी, अंग्रेजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये मानने वाली बात है, और इससे हम अब हट नहीं सकते पीछे, क्योंकि हमारी पूरी हायर एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी में ही है। चाहे बच्चा किस भी बोर्ड से पढ़ के आए, किसी भी भाषा के बोर्ड से पढ़ के आए, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन में आता है, स्पेशली जब हम यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाते हैं और जिस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी का प्रभाव रहता है। और वो धीरे धीरे अंग्रेज़ी फिल्मों से, अंग्रेज़ी गानों से और बढ़ता गया है। लेकिन जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं या फिर हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके लिखने पढ़ने में कमी नहीं आई है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि आजकल के युवक युवती अपनी भाषा से दूर हो गए। हाँ, उनकी बातचीत में संक्रमण दिखेगा, जो आपको मेरी भाषा में भी दिखेगा। मैं आधे टाइम हिंदी बोल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता अब अंग्रेज़ी में हूँ, क्योंकि पढ़ाता बोलता काम अंग्रेज़ी में करता हूँ। सिर्फ जब मैं लिखता हूँ अपनी कविताएं या अपनी कहानियाँ, तब मैं हिंदी में लिख रहा होता हूँ। लेकिन आप जैसे कर्नाटक में है, तो यहाँ पे कन्नड़ा भाषी बहुत सारे हमारे युवक युवती हैं। वो इंग्लिश भी बोलते हैं, कन्नड़ा भी बोलते हैं, वो दूसरी भाषाओं को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। OTT आने के बाद में उनका एंगेजमेंट जो है वो दूसरी भाषाओं के साथ में, उनकी फिल्मों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ट्रेडिशनल साहित्य जो है वो अपनी भाषा में कितना वो पढ़ रहे हैं, कितना लिख रहे हैं और कितना वो बोल रहे हैं, उसमें ज़रूर फ़र्क आया है। वो चाहे आप हिंदी भाषी क्षेत्र ले लें, चाहे वो दक्षिण प्रदेश ले लें, या फिर आप ईस्ट का ले लें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं बैंगलोर में देखता हूँ, तो वो आपसी बातचीत भी कन्नड़ा में करते हैं, कन्नड़ा साहित्य को पढ़ रहे हैं, कन्नड़ा फिल्में देखते हैं, कन्नड़ा के गाने सुनते हैं, उनको गाते भी हैं। तो मुझे लगता है भाषा से जो जुड़ाव है वो कम नहीं हुआ है। हाँ, उसमें अंग्रेज़ी, क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उसका एक प्रभाव ज़रूर पड़ा है, और वो हमें अब आत्मसात करने की ज़रूरत है। और काफ़ी भाषाओं ने अब, जैसे चटनीफाइंग इंग्लिश और इंग्लिश हो गया है, वैसी दूसरी भाषाओं ने भी अब अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं को भी, अब जैसे आप कर्नाटक में ले लें या फिर हैदराबाद जाएं, तो उसमें हिंदी का प्रभाव भी आ जाता है। तो दूसरी भाषाएं भी एक दूसरे के साथ में मिलजोल रही हैं, और मुझे लगता है ये भाषा को समृद्ध ही करता है।
अब हिंदुस्तानी रह गई, अब हिंदी तो रह नहीं गई, तो क्लिष्ट हिंदी वैसे भी लोगों को दूर ले जाती है। लेकिन आप हिंदुस्तानी में अगर बात कर रहे हैं, जिसमें उर्दू भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें लोकल राजस्थानी या ब्रज के शब्द भी हैं या गढ़वाली भी है, तो वो उसको समृद्ध ही करेगा और वो लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। तो भाषा का और साहित्य का मुझे लगता है कि रोल जो है समाज में वो जोड़ने का होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत प्यारा लगा आपका जवाब। अच्छा लगा कि हमारे बच्चे, हमारा देश उतनी भी गलत दिशा में नहीं है जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए वापस आपके साहित्यिक जीवन की बात करें जी। तो एक तो आपने बताया कि आपके पिताजी की वजह से आप साहित्य से जुड़ना शुरू हुए, उसके अलावा और हिंदी साहित्य जगत के कौन लेखक लेखिकाओं के बारे में आप बताएंगे कि जिनका आपके बचपन में, युवा जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा? जी, बचपन में बच्चन साहब का बहुत प्रभाव था, क्योंकि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले पढ़ ली थी। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस हरिवंश राय बच्चन साहब का ही था, और उनकी काफ़ी कविताओं की किताबें और उनकी जो जीवनी है 4 खंडों में, सबसे पहली है उनकी क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और आखिरी है उनका दश द्वार से सोपान तक। आई थिंक 83-84 में आके उन्होंने वो अपनी लाइफ हिस्ट्री खत्म कर दी थी। तो गद्यात्मक लेखन उनका बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि बच्चन साहब की बात हो रही है और जिस किताब में उनको साहित्य अकादमी मिला है, निशा निमंत्रण, उससे मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने अपनी शायद पहली पत्नी श्यामा के मृत्यु के बाद लिखी थी। तो उस कविता का ही नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो बच्चन साहब की काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। बाद में मुझे लगता है कि हमारे 80-90 के दशक के जो युवा रहे, उन सब पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस गुलजार साहब का रहा। तो हम सब जो अब लिखते भी हैं तो एक तरह से एकलव्य हैं और वो हमारे द्रोणाचार्य। और आप किसी से भी बात कर लें, उनकी फिल्मों का, उनके गानों का, और फिर बाद में उनके लेखन को हमने पहचाना, तो गुलजार साहब का एक काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस, उनको बहुत पढ़ा है, उनको बहुत माना है, और जिस तरह से उन्होंने इतना अच्छा लिखा है। तो उनकी कविता है रात पश्मीने की, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और उसको मैं छोटा सा एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बारिश आती है तो पानी को भी लग जाते हैं पाँव, दरो दीवार से टकरा के गुजरता है गली से, और उछलता है छपाकों में किसी मैच में जीते हुए लड़कों की तरह। बारिश आती है तो पानी को भी लग जाते हैं पाँव, दरो दीवार से टकरा के गुजरता है गली से, और उछलता है छपाकों में किसी मैच में जीते हुए लड़कों की तरह। जीत कर आते हैं जब मैच गली के लड़के, जूते पहने हुए कैनवस के, उछलते हुए गेंदों की तरह, दरो दीवार से टकरा के गुजरते हैं वो पानी के छपाकों की तरह, दरो दीवार से टकरा के गुजरते हैं वो पानी के छपाकों की तरह। तो देखिए कितने प्यारे से उन्होंने उन दोनों चीज़ों को, पानी को, छपाकों को और लड़कों को, बहुत अच्छा मेटाफर यूज़ किया है। आपने बताया कि बीच में कई सालों तक आपका जुड़ाव हिंदी साहित्य से कुछ टूट सा गया था। तो जब आप फिर से लिखने लगे, पढ़ने लगे, तब आधुनिक दौर के कौन से लेखक आपको सबसे प्रभावशाली लगे? कि पुराने लोगों को मैं पढ़ चुका था, मैं जानना चाहता था कि अब इतने सालों में जो मैंने खो दिया है, 20 सालों में कौन लोग हैं जिन्होंने अच्छा लिखा है, जो मेरे समकालीन हैं या रहे हैं, वो लोग क्या लिख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला मुझे नाम मिला प्रताप सोमवंशी साहब का। तो उनकी उसी टाइम पे नई नई किताब आई थी गज़लों की, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी में गज़ल कहते हैं और देवनागरी में लिखते हैं। तो उनकी किताब है इतवार छोटा बढ़िया, और प्रताप भाई की एक छोटी सी नज़्म इस मौके पे मैं आपसे सुनाना चाहूँगा। बहुत सुंदर लिखते हैं वो, 2-2 लाइनें की उनकी नज़में रहती हैं छोटी छोटी सी। तू अगर बेटियां नहीं लिखता तो समझ खिड़कियां नहीं लिखता, तो अगर बेटियां नहीं लिखता तो समझ खिड़कियां नहीं लिखता, सर्दियां जो थी सब सही मैंने, धूप को अर्जियां नहीं लिखता, जब शहर पूछता नहीं उसको, गांव भी चिट्ठियां नहीं लिखता,
मैं हवा के गुनाह के बदले आग की गलतियां नहीं लिखता, पेज सादा ही छोड़ देता हूं, मैं कभी तलखियां नहीं लिखता। इस बच्चे का है गुनाह कहाँ, वो अगर तितलियां नहीं लिखता, तो अगर बेटियां नहीं लिखता तो समझ खिड़कियां नहीं लिखता। तो ये बहुत सुंदर उनकी नज़में हैं और कितना सादा, सिंपल और रोज़मर्रा की बातों को उन्होंने बोला है और इतनी गहरी बात कही है। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक सीख थी कि आप बातों को अच्छे से लिखें, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेट ना करें ताकि वो दूर न ले जाए पाठक को। अब जब आप लिखना शुरू कर चुके हैं जी। और आपने मुझे बताया कि किताबें भी छपी हैं जी, तो आपने अपने जो प्रेरणा स्रोत थे उनकी नज़में पढ़ी। जी जी। अब आप अपने काम के बारे में कुछ बताइए, हमें सुनाइए। जी, 2015 से जब फिर से लिखना शुरू किया तो करीब 2020-22 तक एक अच्छा कलेक्शन बन गया था। पहली किताब जो मेरी आई उसका नाम है उम्मीदों के पंख। ये करीब 2022 में आई। देहरादून में मेरा एक कैब ड्राइवर है, उसका नाम है शमशेर, और वो मुझे मसूरी ले जा रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि सर IAS कैसे बनते हैं, तो मैंने उसको पूरी कहानी बताई। बोला नहीं, मैं अपनी बेटियों के लिए पूछ रहा हूँ सर, आज से सोचूंगा नहीं तो सपने कब देखूंगा। तो मैं घर आया और मैंने पहला लाइन लिखी और उस लाइन का नाम था उम्मीदों के पंख, कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। और फिर कविता गई कि ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। तो जब मैं ये कलेक्शन बना रहा था तब मैं और मेरी धर्मपत्नी स्नेहा नौटियाल का यही आइडिया था कि इसी उम्मीदों के पंख को ही एक टाइटल बनाया जाए। तो उसमें एक मैं अपना पुराना शहर देहरादून के बारे में एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम है बड़े कस्बे छोटे शहर। बड़े कस्बे जब छोटे शहर बनते हैं तो बदल से जाते हैं। अब वो बड़ा बाजार छोटा हो जाता है, बस अड्डे को जाती वो बड़ी सड़क एक गली सी लगती है। ऊंची नीची बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं, स्कूटर कम, कारें ज़्यादा, पार्किंग कम, ट्रैफिक ज़्यादा। अब न बगल के पहाड़ में चढ़ी धूप दिखती है, न बारिश के बाद वाला कोहरा। बच्चे स्कूल अब बसों में जाते हैं, साइकिल रिक्शे वाले तो कब के दफन हो गए। मोहल्ले अब बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन गए हैं, बगल के दरवाजे से कोई आता जाता नहीं। कटोरियों का उधार भी बंद है, दरवाजों पर दिन में भी ताले लगे रहते हैं। संडे को शहर उस मॉल में जाता है, महंगी चीज़ें देख उसका मन मसोसता है, और 200 रुपए के भुट्टे खा कागज की कटोरी में वो खुश हो लेता है। कस्बे बने शहर के बच्चे महानगर का सपना देखते हैं, और वहीं गांव कस्बे की झोपड़पट्टियों में आके बसा है। अध कचरा सा है सब मामला। बड़े शहरों वाली बात कुछ आ गई है, जैसे धुआं, गालियां, चोरियां, सीना जोरियां। बड़ी बसें, छोटे जहाज, महंगाई, कूड़े के ढेर, लाल बत्तियों वाले नेता, नीली बत्तियों वाले बाबू, बांग्लादेशी वोट बैंक, महंगे रेस्तरां, ठंडी कॉफ़ी, अंग्रेज़ी स्कूल, कमज़ोर पढ़ाइयाँ, सभी कुछ तो है महानगर जैसा। लेकिन अभी कुछ अधूरा है। उम्मीदें हैं, नौकरियां नहीं, कारें हैं, सड़कें नहीं, बैंक हैं, उधार नहीं। हाँ, कल जब ढेरों बारिश हुई तो शहर में हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। बगल के गुप्ता जी ने कहा, अब तो अपना देहरादून भी मुंबई सा बन गया है। क्या वाकई? त्रिवेणियाँ गुलजार साहब जैसी तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी हैं। उनमें से एक मैं आपको दो सुना देता हूँ। हवाएं बंधी हुई हैं अटकी सांसों की तरह, हर सोच पर कर्फ्यू लगा रहा हो जैसे। उजाड़ घरों की चाबियां चेनाब की तलहटी में है। तो ये कश्मीर पे लिखी थी। एक ये है कि घरों को बांधे रखना या मकानों में बंद होना, अब जिंदगी ऐसे तो नहीं कटती। हाँ, पंछियों के घोंसलों में छत नहीं होती, और बंजारों के तंबुओं में नींव। तो ये पहली किताब 2022 में आई थी। और दूसरी किताब जो पब्लिश हुई वो मेरे आसान झूठ इसी साल आई थी, 2024 में जनवरी में। तो 1 साल हो गया इस किताब को। ये प्रभात प्रकाशन से ये छपी है। इसमें करीब 114 कविताएं हैं, और इसमें एक कविता है जो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि वो मेरे पहाड़ के ऊपर है, गढ़वाल के ऊपर। और जोशीमठ में भूस्खलन और काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो उसके ऊपर मैंने लिखा है इस तरह से। कहा था कि मिट्टी कच्ची है, तुमने सुना नहीं। कहा था कि पहाड़ अभी अध पके हैं, तुमने देखा नहीं।
कहा था कि ये कोक अभी अबोध है, तुम माने नहीं। लाद दिया बस अपने लालच का बोझ, खोद डाला उन जड़ों को जो समेटे हुई थी विरासतें। जब पानी के रुख को मोड़ोगे तो धार भी चीखेंगे। सीता के क्रंदन के साथ अब वो धरा फट रही है, बिखर रही है जमीन, उधड़ रही है परत दर परत। पहले घर टूटेंगे, फिर महल, पानी का वेग बढ़ेगा, धरा हिलेगी, समा जाएगा पाप, लोभ, लाभ, प्रपंच। भागेगा मनुष्य, अपने ही घर में शरणार्थी बनेगा। नेता लोग बकायदा अपना काम करेंगे, वो चिल्लाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, बुझे हुए चूल्हों पे फिर भ्रष्टाचार की रोटी पकाएंगे। सरकारी फाइलें मोटी होती जाएंगी और पहाड़ी पतले। देहरादून के रिस्पना में बस्ती बनेगी। अगला चुनाव विस्थापितों के नाम पे लड़ा जाएगा। बाबुओं के बच्चे अब विदेश जाएंगे, लेख लिखे जाएंगे। एनजीओ खुश है कि कोई ट्रेजिडी तो मिली, फॉरेन एड से अब महंगी कॉफ़ी पी जाएगी। कोई किताब लिखेगा, कोई फिल्म बनाएगा, टीवी चैनल लाठी भांजेंगे, कोई खोजी पत्रकार मैक्से से अवार्ड भी पा जाएगा शायद। पहाड़ का क्या है, वहाँ न जवानी है न पानी है। बूढ़े कराहेंगे, बच्चे बिखलेंगे, खून के आंसू रोएगी वो दादी जो दुल्हन बन उस घर में आई थी। 60 साल जिसने अपना हर क्षण इस धरा को, इस घर को दिया। सब कुछ समा जाएगा पाताल में, वो देवताओं को मनाएगी। एक त्रासदी फिर इतिहास में दफन हो जाएगी। हिमालय हिल रहे हैं, गंगा बौखलाई है, बांधों का सब्र टूटने लगा है। बिजलियां आसमानों से गिर रही हैं, मेरा पहाड़ बिखर रहा है। रोज एक बूंद मिट्टी मिट्टी, रोज एक पत्थर कंकड़ कंकड़, रोज एक चूल्हा बुझता है। देवभूमि के देवता रूठते हैं, गांव के नरसिंह रुष्ट हैं। आती हुई सड़कें अब लौट जाना चाहती हैं। वो खोखली सुरंग निपट अंधेरी है, अब ना उसका आर है ना पार। और उजाड़ डांडों में बांझ फिर अंकी अकेला है, उजाड़ डांडों में बांझ फिर अकेला है। तो ये मेरे आसान झूठ से दूसरी कविता। धन्यवाद द्वारका जी। हमारा समय समाप्त हो रहा है जी। आज के लिए इतना ही, पर उम्मीद करती हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी ज़रूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया।